जुलाई 2025 में तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग रूटीन मानी जा रही थी, लेकिन ये जल्दी ही इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी का स्टेज बन गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाल ही में हुई हिंसक बढ़ोतरी के बाद टेंशन बहुत ज्यादा थी और जयशंकर और इशाक डार की लीडरशिप वाली दोनों डेलीगेशंस ने डिस्टेंटी बनाए रखी। दुनिया ने देखा कि यह मीटिंग इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गई और डीएस्केलेशन या फिर से हॉस्टिलिटी के साइन के लिए हर स्टेटमेंट को बारीकी से देखा गया। तीखी नोक झोंक ने गहरी दुश्मनी और ऐसे जमे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में डिप्लोमेटिक फोरम्स की लिमिटेशंस को अंडरस्कोर किया। पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने इंडिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की मांग के लिए एससीओ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और कश्मीर सहित सभी विवादों को सुलझाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत से ही स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने मई 2025 के सीज फायर के लिए पाकिस्तान की कमिटमेंट पर जोर दिया और इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता ला सकता है और अपने देश को शांति चाहने वाले एक रेस्पॉन्सिबल एक्टर के रूप में दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही शांति और सहयोग का समर्थक रहा है। डार की स्पीच ने इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना सभी देशों की जिम्मेदारी है, जिसका मकसद चाइना, रशिया और दूसरे एससीओ मेंबर्स से सपोर्ट हासिल करना था। उन्होंने कहा कि इन देशों का समर्थन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने इंडिया पर पहलगाम अटैक के बाद टेंशन बढ़ाने का भी आरोप लगाया और कहा कि इस तरह की घटनाएं शांति प्रक्रिया को बाधित करती हैं। न्यू दिल्ली के नैरेटिव को चैलेंज किया और कहा कि भारत को भी शांति के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए और अपनी पीस ओवरचर को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो सके। पाकिस्तान का दोहरा अप्रोच, बातचीत की पेशकश करना और इंडिया की आलोचना करना, ने उसकी डिप्लोमेटिक पोस्चर में विरोधाभासों को दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीतियों में स्पष्टता की कमी है। अनकंडीशनल डायलॉग की मांग ने इंडिया की कोर डिमांड को दरकिनार कर दिया। टेररिज्म के खिलाफ क्रेडिबल एक्शन। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। इंडिया के जयशंकर ने एक फर्म स्टैंड के साथ जवाब दिया, ये स्पष्ट करते हुए कि भारत की प्राथमिकता क्या है। पाकिस्तान जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं करता तब तक कोई बात नहीं होगी। यह संदेश स्पष्ट और दृढ़ था। उन्होंने टेररिज्म को एक रीजनल थ्रेट के तौर पर फिर से डिफाइन किया, यह बताते हुए कि यह सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है। इंडिया की पोजीशन को एससीओ की कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ अलाइन किया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि किसी भी फ्यूचर डायलॉग को सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर फोकस करना चाहिए और यह एक अनिवार्य शर्त है और इस प्री कंडीशन के पूरा होने तक ब्रॉडर टॉक्स को रिजेक्ट किया। यह एक स्पष्ट संदेश था। यह पिछले फ्रेमवर्क से एक चेंज को मार्क करता है जो भारत की नई रणनीति को दर्शाता है, जो बार बार हुए अटैक्स के बाद इंडिया के खड़े अप्रोच को दर्शाता है। यह एक निर्णायक मोड था। मैसेज क्लियर था, डायलॉग और टेररिज्म पैरेलल ट्रैक पर नहीं चल सकते। यह एक स्पष्ट और निर्णायक बयान था। इंडिया की टेरर फर्स्ट पॉलिसी अब पाकिस्तान के साथ उसके एंगेजमेंट को डिफाइन करती है। यह एक नई दिशा है। तियानजिन मीटिंग ने फिर से साबित कर दिया कि सिर्फ कॉन्क्रीट एक्शन, न कि सिर्फ बातें, विश्वास को दोबारा बना सकती है। एक महत्वपूर्ण संदेश था।
Xiao Anzurin Zeds सिर्फ बातें विश्वास को दोबारा बना सकती है एंड एक महत्वपूर्ण संदेश था। अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच ब्लेम गेम का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स को दोषी ठहराया, इंटेलिजेंस और पिछले पैटर्न का हवाला दिया और मिलिट्री एक्शन के साथ जवाब दिया। पाकिस्तान ने हमले की निंदा की, लेकिन इंडिया के आरोपों को खारिज कर न्यू दिल्ली पर आरोप लगाया कि वह इस घटना का इस्तेमाल इंटरनल इश्यूज से ध्यान हटाने और डायलॉग को रोकने के लिए कर रहा है। ये गहरा ब्लेम गेम का खेल ये सुनिश्चित करता है कि हर हिंसक घटना अविश्वास को गहरा करती है। और over dessur wale course dessur rear रुकती जाओ सवाइन्स धारणाओं में मौलिक अंतर दोनों देशों को एक अंतहीन गतिरोध में फंसाए रखता है। मई 2025 में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कथित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। इस ऑपरेशन ने इंडिया के प्रोएक्टिव डिफेंस के नए सिद्धांत को दिखाया, जो हमलों के जवाब में एस्केलेट करने की इच्छा का संकेत देता है। इंडिया ने हमलों को टारगेटेड काउंटर टेररिज्म बताया, न कि युद्ध, और अपने एक्शंस को लेजिटिमाइज करने के लिए प्रमुख ग्लोबल पार्टनर्स के साथ इंटेलिजेंस शेयर की। पाकिस्तान के मिलिट्री रिस्पॉन्स से कई दिनों तक तीव्र संघर्ष चला, जिससे एक बड़े युद्ध का डर पैदा हुआ और तुरंत इंटरनेशनल स्तर पर संयम बरतने की अपील की गई। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई मिसाल कायम की, जिससे साउथ एशिया में एस्केलेशन की सीमा कम हो गई। और 4 दिनों के संघर्ष के बाद 10 मई 2025 को एक सीज फायर हुआ, जो काफी हद तक यूएस, रशिया और चाइना के प्रेशर के कारण था। एग्रीमेंट ने हिंसा को रोका, लेकिन रूट कॉजेज, कश्मीर, टेररिज्म और गहरे डिस्ट्रस्ट को हल नहीं किया। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, लेकिन सीज फायर एक टैक्टिकल पॉज था, न कि एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू। मिलिट्री रेडीनेस और हॉस्टाइल रिटोरिक बनी रही, जिससे शांति भंगुर और आसानी से पलटने वाली बन गई। सीज फायर ने एक तनावपूर्ण यथास्थिति बहाल की, जिसमें अंतर्निहित संघर्ष अनसुलझा रहा। फिर एससीओ इंडिया और पाकिस्तान को एंगेजमेंट के लिए एक रेयर प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन इसकी मध्यस्थता करने की क्षमता इसकी कंसेंसस बेस्ड स्ट्रक्चर और बायलैटरल विवादों पर प्रतिबंध से लिमिटेड है। जबकि यह फोरम इनफॉर्मल टॉक्स की अनुमति देता है, यह अक्सर पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन का एक स्टेज बन जाता है, जैसा कि थियानजिन में देखा गया। चाइना के पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध और रशिया का बैलेंसिंग एक्ट एससीओ की एक न्यूट्रल मध्यस्थ के रूप में भूमिका को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डी-एस्केलेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को एनकरेज कर सकता है, लेकिन सॉल्यूशंस इंपोज नहीं सकता। थियानजिन मीटिंग ने एक कम्युनिकेशन चैनल के रूप में एससीओ के वैल्यू को हाईलाइट किया, लेकिन इसकी लिमिटेशंस को भी। आखिरकार रियल प्रोग्रेस न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद से डायरेक्ट पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करती है। इंडिया पाकिस्तान का गतिरोध ग्लोबल पावर शिफ्ट्स के बीच सामने आया, जिसमें यूरेशिया में यूएस चाइना की राइवलरी तेज हो रही है। यूएस और क्वाड के साथ इंडिया का अलाइनमेंट और चाइना के साथ पाकिस्तान के गहरे संबंध उनके संघर्ष में जटिलता की परतें जोड़ते हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ड्रोन, मिसाइल, हाइपरसोनिक्स में प्रगति किसी भी फ्यूचर एस्केलेशन के स्टेक्स को बढ़ा देती है। कहीं और ग्लोबल क्राइसिस प्रमुख शक्तियों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन साउथ एशिया में न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए प्रेशर भी बढ़ाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंस्टेबिलिटी अब एक ग्लोबल कंसर्न है, न कि सिर्फ एक रीजनल। थियानजिन एनकाउंटर ने गहरी खाई को उजागर किया। पाकिस्तान डायलॉग के लिए कहता है, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवारें अब भी मजबूत हैं।
बातचीत की मेज पर बैठना आसान है, लेकिन पुराने जख्म और संदेह हर कदम पर सामने आ जाते हैं। इंडिया पहले टेररिज्म पर एक्शन की मांग करता है। भारत का मानना है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक कोई भी बातचीत सार्थक नहीं हो सकती। मई 2025 का सीज फायर एक टेम्परेरी राहत है, न कि समाधान की दिशा में एक ठोस कदम। थ्रेशोल्डों पर शांति भले ही लौटी हो, लेकिन जमीनी हकीकत में चेंज अभी बाकी है। स्थायी शांति के लिए दोनों देशों को अपनी एंट्रेंच्ड नीतियों और नैरेटिव्स पर फिर से विचार करने की एसेंशियलता होगी, एक संभावना जो अभी भी दूर है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता का समर्थन भी उतना ही जरूरी है। मल्टीलेटरल फोरम कम्युनिकेशन को आसान बना सकते हैं, लेकिन समाधान इम्पोज नहीं सकते। बाहरी प्रेशर से ज्यादा आंतरिक चेंज की जरूरत है। इंक्रीमेंटल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार शांति आवश्यक पहले कदम है। छोटे छोटे भरोसे के कदम ही बड़े चेंज की नींव रख सकते हैं। हिंसा और अविश्वास का चक्र तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक दोनों पक्ष लगातार संघर्ष की वास्तविक कीमत को पहचान नहीं लेते। आम लोगों की पीड़ा और उनकी उम्मीदें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। साउथ एशिया में शांति का रास्ता लंबा, अनिश्चित और बाधाओं से भरा है, लेकिन उम्मीद की किरणें अब भी बाकी हैं। संवाद, समझ और सहयोग से ही यह सफर मुमकिन हो सकता है।